इस लैपटॉप में हुआ है। एनीवे चलो, हमारा जो कहाँ पे थे, मोमेंटम इतना अच्छा चल रहा था हमारा, हम बेल्जियम का केस देखने वाले थे और बेल्जियम ने कितने अच्छे से चीज़ों को किया है वो चीज़ हम डिस्कस करने वाले थे बच्चों, लेकिन बीच में हमारा ये रुक गया। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो देखो बेल्जियम के पास, हमने श्रीलंका में देखा श्रीलंका ने क्या किया, और अब हम बेल्जियम का केस देखने वाले हैं बेल्जियम ने क्या किया। तो सबसे पहले हमने बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों स्क्रीन? हाँ ठीक है, चलो देखो। तो बेल्जियम ने क्या किया बच्चों, बेल्जियम ने सबसे पहले जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज किया कि हाँ भाई डिफरेंसेस हैं, और डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करने के बाद उनको ध्यान में भी रखा कि हाँ देखो ये डिफरेंसेस हैं, तो हम ना इसी तरह से छोड़ेंगे नहीं, आपके लिए भी हम अच्छा करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बेल्जियम ने इन्होंने बोला कि यस देयर आर रीजनल डिफरेंसेस एंड देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस, और हर कोई एवरीवन कैन लिव टुगेदर विद इन द सेम कंट्री। इसके लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिपीटेडली अमेंड किया। यू नीड नॉट टू मेंशन कि 4 टाइम अमेंड किया, 5 टाइम अमेंड किया, यू कैन जस्ट सिंपली से कि दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन few times to incorporate the demand of every stakeholder so that everyone can live together in the same country। इस तरह से आप ये लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड इज वेरी इनोवेटिव। इन्होंने जो अरेंजमेंट बनाया ये बहुत ही इनोवेटिव है। अब इनोवेटिव क्या होता है, इनोवेटिव वर्ड आपको पता होना चाहिए। किसी को पता है इनोवेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? इनोवेटिव वर्ड का मतलब होता है बच्चों कुछ नया, कुछ मजेदार चीज करनी। जैसे कि मान लो कि आज आप ऐसे हाथ में पंख लगा के उड़ सकते हो क्या? ऐसा कोई सोचे कि यार हाथ में पंख लगा के भी उड़ सकते हैं, और ऐसा करके वो करके भी बना दे, तो उसका सॉल्यूशन बहुत इनोवेटिव होगा। वर्ड समझे पहले आप, और बताते हैं इनोवेटिव, इनोवेटिव वर्ड को और आपको बताते हैं। आपने कभी सोचा था कि हम कंप्यूटर पे बैठ के ऐसे पढ़ेंगे? तो ये क्या है, ये टीचिंग का एक इनोवेटिव सॉल्यूशन है। इससे पहले टीचिंग कैसे होती थी, क्लास में बैठ के टीचर पढ़ाता था और बच्चे पढ़ते थे। अभी देखो हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप अलीगढ़ में बैठे हुए हो, हम दिल्ली से अलीगढ़ में पढ़ा पा रहे हैं आपको ऐसे। तो ये क्या, ये टीचिंग का इनोवेटिव सॉल्यूशन है। इनोवेटिव वर्ड समझ आया बच्चों? कुछ नया अच्छा सॉल्यूशन, ठीक है। और एग्जैक्ट मतलब अब आप याद देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्ट्री शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात बोली कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट बनेगी, उसमें हम दोनों के मिनिस्टर इक्वल रहेंगे, यानी डच वाले और फ्रेंच वाले इक्वल रहेंगे। अब अपना दिमाग में कंपेयर करते चलना, क्या श्रीलंका में ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका ने तो वो जो सिन्हाला लोग थे वो अपना ही भला करते जा रहे थे, उन्होंने ही गवर्नमेंट फॉर्म की, नहीं सोच रहे थे। उन्होंने ही, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ने ही गवर्नमेंट फॉर्म की, और फिर अपने भले के लिए ही उन्होंने लॉ बनाए, और ऐसे बनाए, ऐसे लॉ बनाए बच्चों जिससे उनका बेनिफिट हो रहा था, लेकिन अब जो दूसरे मेरे एथनिक ग्रुप हैं उनका लॉस हो रहा था। लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मंत्री होंगे, मिनिस्टर्स होंगे बच्चों, डच और फ्रेंच स्पीकिंग, वो इक्वल रहेंगे। यानी कि डच वाली बात भी रख सकें और फ्रेंच वाली बात भी रख सकें। समझ रहे हो आप, दोनों एथनिसिटी ग्रुप की बातें रखी जा सकें। आप समझ रहे हो ये वाली चीज? तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स शैल बी इक्वल इन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात आपको समझ आई या नहीं आई? अब आगे देखो, कुछ स्पेशल लॉ रहेंगे। सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। अगर मैं किसी ग्रुप को लैंग्वेज के आधार पर बांटूं तो उसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप। अगर रिलीजन के आधार पर बोलें तो हम उसे बोलते हैं रिलीजियस ग्रुप।
यहां पे डच और फ्रेंच लैंग्वेज की तरह यूज हो रही हैं, तो लिंग्विस्टिक ग्रुप वर्ड यूज किया गया है। अगर मान लो किसी लिंग्विस्टिक ग्रुप के लिए कोई स्पेशल लॉ बनाना है, यानी कि फ्रेंच के लिए स्पेशल लॉ बनाना है या डच के लिए स्पेशल लॉ बनाना है, तो अगर डच के लिए स्पेशल लॉ बनाना है ना, तो डच वाले लोग जब मेजोरिटी में बोलेंगे तब वो लॉ बन सकता है। अगर डच वाले लोग नहीं बोलेंगे तो वो लॉ बच्चों नहीं बन सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैसे इंपॉर्टेंट बात है? श्रीलंका में जैसे लॉ बना था कि भाई हम जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, हम क्या कर देते हैं, सिन्हाला को रख देते हैं। तो सिन्हाला से पूछा गया, उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ। तमिलियन से पूछा होता तो क्या वो हाँ 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 करते? नहीं करते। तो वैसा कोई लॉ, यानी कि ऐसा कोई लॉ इस तरह से नहीं बन पाएगा जो दूसरी कम्युनिटी के लिए अच्छा ना हो। समझ रहे हो आप? तो इस लाइन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई स्पेशल लॉ बनेगा तो इट विल रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप। मेरा ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप का अगर मैं कोई लॉ बना रहा हूं इस ग्रुप के लिए, तो इस ग्रुप की मेजोरिटी से पूछूंगा। मेजोरिटी मतलब इस ग्रुप से मान लो 40 लोग चुन के आए, सेंट्रल गवर्नमेंट में मान लो 40 लोग चुन के आए, तो 40 लोग में आधे 40 के कितने हुए? 20 प्लस 1, 21 या 21 से अगर ज्यादा लोग बोलेंगे तो ये लॉ बनेगा, वरना लॉ नहीं बनेगा। मेजोरिटी समझे आप बच्चों? तो सम स्पेशल लॉ रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली। तो सबसे पहली बात, पावर शेयरिंग का फायदा क्या होता है? पावर शेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा होता है कि नो इंडिविजुअल और नो कम्युनिटी कैन मेक द डिसीजन यूनिलैटरली। यूनिलैटरली मतलब अपने मन से, मतलब एक ने जो सोच लिया वो काम हो गया, वैसा नहीं। यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले सकते आप। पावर शेयरिंग करोगे तो, पावर शेयरिंग करने, सिन्हाला ने क्या किया था? यूनिलैटरल डिसीजन लिया था या नहीं लिया था? यस, दे हैव चेंज द ऑफिशियल लैंग्वेज यूनिलैटरली, तमिलियन से पूछा भी नहीं। दे हैव फिक्स्ड बेनिफिशियल स्कीम्स फॉर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल इन एजुकेशन एंड इन एम्प्लॉयमेंट। यूनिलैटरली, यूनिलैटरली मतलब खुद से, एक किसी कम्युनिटी ने सोच लिया और उसने कर दिया। बात समझ आई बच्चों? तो आपको एक बात समझ आ चुका होगा कि क्यों पावर शेयरिंग जरूरी होती है। पावर शेयरिंग की मदद से कोई एक सिंगल कम्युनिटी, कोई एक सिंगल ग्रुप, कोई एक सिंगल पर्सन सारे डिसीजन यूनिलैटरली नहीं ले सकता। तो देखो, एक बंदा अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो उसके गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सारे लोग मिलके लेंगे तो उस डिसीजन के गलत होने के चांसेस कम होंगे, ना के बराबर होंगे। हाँ, ना के बराबर बोल दो या कम होंगे, मैं कम वर्ड बोलूंगा। ठीक है, ये बात समझ आई? पावर शेयरिंग क्यों रिक्वायर्ड है? आपको यहां से आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? पावर शेयरिंग क्यों रिक्वायर्ड है? बिकॉज अब यहां पे कम्युनिटी लिखी है, आप ग्रुप बोल देना, बिकॉज इट प्रिवेंट्स ग्रुप, इट प्रिवेंट्स ग्रुप फॉर मेकिंग डिसीजंस इंडिविजुअली या यूनिलैटरली। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया बच्चों? ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है। आप मुझे एक चीज बताओ बच्चों, आप ना अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग बताना। मैं आपको एक पहले एग्जांपल देता हूं इंडिया का। हमारी इंडिया में ना 3 लेवल हैं। पहला लेवल है बच्चों सेंटर वाला लेवल या यूनियन बोलते हैं। यूनियन में जो लॉ बनाते हैं वो पार्लियामेंट बनाती है, और जो इंप्लीमेंट कराते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर इंप्लीमेंट कराते हैं। स्टेट में जो लॉ बनाती है बच्चों वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, और जो इंप्लीमेंट कराते हैं वो चीफ मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर होते हैं वो इंप्लीमेंट कराते हैं। अब ये दोनों लोग मान लो कोई मेरा डिसीजन लेंगे, तो क्या ये जो डिसीजन लेंगे गांव में जो रहने वाला बंदा है उसको बहुत ज्यादा फायदा पड़ेगा, या फिर मान लो गांव में ही अगर वो एक पंच को चुनता और वो पंच उनके लिए डिसीजन लेता, कौन सा डिसीजन आपको लगता है कि ज्यादा लोगों का भला करता? जो सेंटर लेवल पे लिया जा रहा है वो, मान लो कि उसको एक हैंडपंप लगाना है गांव में,
हैंडपंप लगाने के लिए वो प्रधानमंत्री को अपनी फरियाद करे ज्यादा फायदा होगा, या मुख्यमंत्री को फरियाद करे तब ज्यादा फायदा होगा, या वो उस गांव में एक पंच को चुन ले और उसको फरियाद करे? किस केस में आपको लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव डिसीजन लिया जाएगा? को चुनेगा तो ज्यादा फरियाद होगा, क्योंकि पंच जो है वो उसी विलेज का है। उसी, हाँ, अब देखो, अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर रहा हूं। मैं एक बहुत बड़े कंट्री का पार्ट हूं, लेकिन मैं एक छोटे रीजन में रहता हूं। मैं क्या करता हूं बच्चों, एक छोटे रीजन में रहता हूं। अब मेरे जो रीजन मतलब होता है हिंदी में क्षेत्र, जगह, एक छोटी जगह, एक छोटा क्षेत्र। मैं एक छोटे रीजन में रहता हूं और उस रीजन के डिसीजन अगर मैं खुद ले सकूं तो मेरे लिए फायदा होगा या नहीं होगा? यानी कि मैं बोलूंगा कि सेंटर जो है कुछ पावर रीजन को शेयर कर दे। सेंटर क्या करे बच्चों, कुछ पावर किससे शेयर कर दे? रीजन से। ठीक है, इंडिया के केस में ऐसा शेयरिंग हो रखा है। सेंटर ने कुछ पावर स्टेट से शेयर की हुई है और स्टेट ने कुछ पावर बच्चों लोकल बॉडी से शेयर की हुई है। यानी कि कुछ मुद्दों पे सेंटर लॉ बनाएगा और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पे कौन लॉ बनाएगा? स्टेट। और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो स्थानीय निकाय मिलके अपना आपस में बना सकते हैं लॉ और उनको इंप्लीमेंट करा सकते हैं। तो ये पावर शेयरिंग से क्या होगा, जो बंदा, देखो म्युनिसिपैलिटी वगैरह जो होते हैं भैया, वो ना जैसे क्या चीज, सिटी में म्युनिसिपैलिटी, हाँ, सिटी में जैसे म्युनिसिपैलिटी है वो अर्बन लोकल बॉडी है, शहरी लोकल बॉडी। गांव में जो पंचायत है, ग्राम सभा है, ये रूरल लोकल बॉडी या सिंपल पंचायत, इस तरह से बोल देते हैं। तो यहां पे बेल्जियम में क्या किया बच्चों, अब देखो यहां पे ये मेरा सेंटर, ये मेरा सेंटर और ये मेरा रीजन। जैसे इंडिया के केस में मैं आपको बताता हूं, इंडिया के केस में क्या है बच्चों, ये है मेरा सेंटर, ये है मेरा स्टेट और ये है मेरा लोकल बॉडी। ये क्या है बच्चों, मेरी, और ये कुछ इस तरह से हैं कि सेंटर के अंडर में स्टेट है और स्टेट के अंडर लोकल बॉडी है, और कुछ मुद्दों पे ये इसके अंडर है और कुछ मुद्दों पे ये इसके पैरेलल है। मतलब सेंटर इंडिविजुअल की तरह काम करेगी और स्टेट अपना इंडिविजुअल काम करेगी कुछ जगह पर, लेकिन कुछ जगह जब देश की सुरक्षा की बात आएगी तो स्टेट सेंटर के अंडर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, इसको देखेंगे। मैनी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, दे वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। क्या किया बच्चों, पावर की शेयरिंग कर दी किस किस के बीच में, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। देख रहे हो आप, ये क्या किया इन्होंने, स्टेट एंड सेंटर, इन गवर्नमेंट के बीच में पावर को क्या कर दिया बच्चों, शेयर कर दिया। और इसके बाद बोला कि जो स्टेट है उसका खुद का एक वजूद है और वो सेंटर के अंदर नहीं है, सेंटर की सबऑर्डिनेट नहीं है। सबऑर्डिनेट मतलब होता है चेला। सबऑर्डिनेट मतलब मैं आपको बहुत घटिया लैंग्वेज में बता रहा हूं, उसको बोलते हैं चेला। जैसा गुरु बोलेगा वैसा चेला करे तो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। और बहुत अच्छी हिंदी में इस वर्ड को बोलें तो बोलते हैं अधीन। क्या बोलते हैं बच्चों, अधीन। मेरी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट के अधीन। और इंग्लिश में इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सबऑर्डिनेट। मैं आपको ये वर्ड इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ना ये फिट हो जाए। और जनरली हमें क्या होता है, आप जब भी कोई भी एजुकेशन कमीशन पढ़ोगे ना, तो एजुकेशन कमीशन में ना हमेशा ये रिकमेंडेशन रहती है कि बच्चों को शुरू में ना वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाओ या उसकी मदर टंग में पढ़ाओ। मदर टंग मतलब जो बच्चा लैंग्वेज बोलता है उसी लैंग्वेज में उसे पढ़ाओ, तो बच्चे की समझ बहुत ज्यादा बढ़ती है। उसी कमेटी को मैं यूज करके कुछ वर्ड आपको हिंदी में इसलिए बताता हूं क्योंकि वो वर्ड आप हिंदी में ऑलरेडी जानते हो, फिर इंग्लिश में लिंक करना बहुत आसान है। अब सबऑर्डिनेट आप भूलोगे नहीं। तो मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दे हैव बीन शेयर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बात बच्चों आपको समझ आई या नहीं आई? यानी कि पावर का शेयरिंग किया गया सेंटर और स्टेट के बीच में। पहले मैंने क्या बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें जो मिनिस्टर हैं वो दो मिनिस्टर होंगे, एक डच स्पीकिंग एक फ्रेंच स्पीकिंग। ये तो होगी सेंटर की बात। फिर मैंने बोला कि अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ स्पेशल डिसीजन लेने हैं, तो जब मेजॉरिटी बोलेगी तभी उस पर डिसीजन लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक पार्टी यूनिलैटरली डिसीजन नहीं ले पाएगी। ये हमने देख लिया।
इसके बाद मैं बोल रहा हूं ये जो मेरा सेंटर है, देखो ये डच और फ्रेंच है, ये सेंटर है, इसके साथ साथ मेरा एक और ये मेरा नया बंदा है, ये स्टेट है। देखो कैसे दिखाऊं, समझ जाओ, मतलब आप, ये सेंटर है और दूसरी स्टेट है। सेंटर ने कुछ पावर स्टेट के साथ शेयर की है, सेंटर ने कुछ पावर स्टेट के साथ शेयर की है, और स्टेट सेंटर से सबऑर्डिनेट नहीं है, अधीन नहीं है स्टेट। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? इस पॉइंट को मैं आपको लिंक कराता हूं श्रीलंका से। श्रीलंका में जब पार्टी बनी थी, पार्टी बनने के बाद उन्होंने डिमांड की रीजनल ऑटोनॉमी की। क्या बोलते हैं वो कि भाई आप हमारा एक नया देश बना दो। वो क्यों देश बना रहे हैं? क्योंकि उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मान लो एक स्टेट गवर्नमेंट बनाती, उससे पावर शेयर कर देती, तो क्या उनको बोलने की जरूरत पड़ती? नहीं जरूरत पड़ती। तो आप देख रहे हो दो कंट्री में सेम टाइप की प्रॉब्लम आई, लेकिन दोनों ने कैसे उसको निपटाया है, और देखना उसका फायदा अब मिलेगा, पावर शेयरिंग का फायदा मिलेगा इनको, देखना थोड़ी देर में। और उनको फायदा नहीं मिला था, हमने देखा था श्रीलंका बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा था, लेकिन इस वजह से क्या हुआ, पावर शेयरिंग नहीं हुई तो उसमें सिविल वॉर शुरू हो गया, और 2009 में जाके अब जाके सिविल वॉर खत्म हुआ है। सिविल वॉर नहीं हुआ तो होता तो श्रीलंका की ग्रोथ और अच्छी हुई होती। और अभी आप देखना श्रीलंका की कंडीशन अभी भी खराब ही रहती है। श्रीलंका की कंडीशन इतनी खराब रहती है कि कई बार उसको क्या करना पड़ता है, चीन, चाइना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में चीन बोलते हैं, चाइना से उसने क्या किया है, अपने कुछ लैंड को ना लीज पे दे दिया है, 99 ईयर के लिए लीज पे दे दिया। उससे बोला है कि आप इसको डेवलप करो डेवलपमेंट करो। इस तरह से अगर सिविल वॉर नहीं हुआ होता, उसने पावर शेयरिंग की होती, तो शायद उसके पास खुद ही इतना ज्यादा रिसोर्सेज होते कि उसको किसी से ऐसे मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ब्रुसेल हैज ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। और जो कैपिटल था, कैपिटल क्या था बच्चों इनका? ब्रुसेल। ब्रुसेल में हमने देखा था कि फ्रेंच ज्यादा हैं, फ्रेंच ज्यादा थे बच्चों, और डच कम थे। तो ब्रुसेल में जो गवर्नमेंट बनी उसमें एक नई तरह की एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी, जिसमें जो कम्युनिटी है मेरी डच और फ्रेंच, उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government। देख रहे हो कितनी अच्छी बात कह रहे हैं ये बोल रहे हैं कि देखो पूरे देश में, पूरा जो देश था मेरा, उस पूरे देश में फ्रेंच स्पीकिंग कम थे, डच स्पीकिंग ज्यादा थे। तो डच वाले चाहते तो पूरे देश में ये बोल सकते थे कि भाई हम लोग ज्यादा हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वहां पे उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है यार आप कम हो कोई बात नहीं, लेकिन हम ना इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे अपना। और देखो ब्रुसेल में क्या था, जो कैपिटल थी वहां की, ब्रुसेल में फ्रेंच ज्यादा थे, डच कम थे। फ्रेंच बोलते तो बोल सकते थे नहीं भाई हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, आप लोग कम हो तो आपका रिप्रेजेंटेशन कम होगा, लेकिन फ्रेंच ने बोला नहीं कोई बात नहीं, हम दोनों इक्वल रिप्रेजेंटेशन रखेंगे। देख रहे हो कैसे एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, ये रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज होती है बच्चों। तो इन्होंने क्या है, सेपरेट गवर्नमेंट बनी ब्रुसेल का, इन्होंने कैसे निपटारा किया, एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी जिसमें भैया दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, अब ये बंदी देखो फिर से पूछ रही है बेल्जियम के बारे में, व्हाट काइंड ऑफ ए सॉल्यूशन इज दिस, आई एम ग्लैड अवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से विच मिनिस्टर कम फ्रॉम विच कम्युनिटी। ये देखो बंदी बहुत अच्छी बात बोल रही है, ये बोल रही है ये किस तरह का डिवीजन है, ये किस तरह का डिवीजन है। चलो थैंक गॉड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता कि मिनिस्टर को किस कम्युनिटी से होना चाहिए, क्या उसे हिंदू होना चाहिए, क्या उसे मुस्लिम होना चाहिए, क्या उसे पारसी होना चाहिए, क्या उसे क्रिश्चियन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोलता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लड़की का क्वेश्चन बहुत वाजिब क्वेश्चन है, आप इसके बारे में सोचना। लेकिन आप सोचो बेल्जियम की कंडीशन सोचो बच्चों, बेल्जियम के अकॉर्डिंग कितना सही सॉल्यूशन उन्होंने देने की कोशिश की है। इससे क्या है, दोनों के मन में कोई डाउट नहीं है, ना फ्रेंच स्पीकिंग के मन में ना डच स्पीकिंग के मन में। चलो बच्चों आगे देखते हैं। अब देखो बच्चों मुझे एक चीज बताओ, आप जब लैंग्वेज की बात हुई थी तो श्रीलंका में क्या हुआ था? सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया था। इससे तमिलियन को अच्छा लगेगा खराब लगेगा? नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां देखो बच्चों बेल्जियम में ये पोस्टर बना हुआ है, ठीक है। इस पोस्टर में देखो क्या लिखा हुआ है, द फोटोग्राफ हियर इज ऑफ ए स्ट्रीट एड्रेस इन बेल्जियम। ये बेल्जियम में एक स्ट्रीट का एड्रेस है,
और यहां पे जो नाम है ना बच्चों, दोनों लैंग्वेज में लिखे गए हैं, फ्रेंच में भी और डच में भी। डच में भी। देख रहे हो कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये दोनों अपनी एक दूसरे की कम्युनिटी का। फ्रेंच वाला फ्रेंच में लिख रहा है नाम, डच वाला डच में लिख रहा है। क्या श्रीलंका ने ऐसा सोचा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने सोचा सिन्हाला सिन्हाला तमिलियन को उन्होंने दरकिनार कर दिया, तो इसका उनको हट जाना भी। अरे बेटा यहाँ लाइट चली गई है तो हम दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज मुझे लग रहा है सारे एक्सपेरिमेंट ना आज ही होंगे लैपटॉप भी आज ही हैंग हुआ लाइट भी आज ही गई। अरे यार लाइट के जाने से मेरा ये खत्म हो जाएगा ना, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। वेल बच्चों आवाज सुनाई आ रही है? हाँ भैया। सारे एक्सपेरिमेंट बच्चों आज ही होंगे। मेरे घर की लाइट चली गई है तो आपको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, बट इट्स ओके। तो बच्चों आगे देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अभी थर्ड वाली को हम देख लेते हैं। बच्चों एक सेकंड के लिए मेरी आवाज नहीं आएगी, मैं ना स्विच कर रहा हूं वाईफाई पर, ठीक है? तो हो सकता है एक सेकंड के लिए आवाज ना आए। तो यहां पे क्या है बच्चों, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तो है, देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। एक थर्ड काइंड की गवर्नमेंट है जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट। यहां पे तीसरे टाइप की गवर्नमेंट क्या है बच्चों, कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ये स्पेसिफिक लोगों के द्वारा चुनी जाती है, इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, दैट इज डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव। यानी कि इन्होंने लैंग्वेज का भी ध्यान रखा और लैंग्वेज के आधार पे इन्होंने एक थर्ड काइंड की गवर्नमेंट और इलेक्ट कराई जिसे हम बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो लोग इलेक्ट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग इलेक्ट करेंगे जो वो लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि डच स्पीकिंग है तो वो डच वाले लोगों को चुनेगा, फ्रेंच स्पीकिंग फ्रेंच को चुनेगा और जर्मन स्पीकिंग जर्मन को चुनेगा। ठीक है बच्चों, चाहे वो कहीं पे भी रहते हों। दिस गवर्नमेंट हैज पावर रिगार्डिंग कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो इस गवर्नमेंट का रोल किस में आएगा, किस फील्ड में आएगा, जब कल्चर की बात आएगी, जब एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज आएंगे, वहां पे सिर्फ ये कम्युनिटी वाली गवर्नमेंट डिसीजन लेगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि हमारे देश का जो भी डिसीजन है वो सेंटर लेगी, स्टेट अपने डिसीजन लेगी, लेकिन कभी कुछ ऐसे फील्ड हैं जैसे कल्चर है, कल्चर पे कौन डिसाइड करेगा? तो कल्चर पे तो डेडलॉक बन जाएगा, जर्मन वाला अलग बोलेगा, डच वाला अलग बोलेगा, सेंटर गवर्नमेंट में आधे आधे ही तो है। तो इसके लिए इन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला, इन्होंने बोला कि हम एक तरह की गवर्नमेंट और रखेंगे जिसे हम बोलेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। और कम्युनिटी गवर्नमेंट पावर शेयर करेगी किसके रिगार्डिंग, कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। जब भी कल्चर वाले पॉइंट पे कोई डिसीजन लिया जाएगा तो कौन डिसाइड करेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट। जब भी एजुकेशन या लैंग्वेज रिलेटेड कोई डिसीजन या कोई इशू आएगा तो उस पर कौन डिसीजन लेगा बच्चों, कम्युनिटी गवर्नमेंट। इंडिया के केस में कम्युनिटी गवर्नमेंट नहीं है, आप देखना ये वाली चीज। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है कि सेंटर में कुछ अलग है, स्टेट में कुछ अलग है, फिर एक कम्युनिटी गवर्नमेंट और आ गई, ऐसा लग सकता है। दिस इज इंडीड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आप मुझे बताना, क्या अगर कोई ऐसा बंदा है जो डच भी बोलता है और जर्मन भी बोलता है, तो क्या आपको लगेगा कि ये किसको कैसे वोट देगा, ये डच वाले को वोट देगा, जर्मन वाले को वोट देगा? लग सकता है ना आपको कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए कि कैसे चुनाव कर रही है। ठीक है, और भी बहुत सारे इश्यूज आएंगे, मैंने बस आपको एक एग्जांपल बताया है।
इवन फॉर पीपल लिविंग इन बेल्जियम। तो ये मेथड काफी कॉम्प्लिकेटेड था, बट दीज अरेंजमेंट हैव वर्क वेल सो फार। लेकिन ये तरह के जो अरेंजमेंट बनाए गए इन्होंने काम सही किया है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी एंड ए पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। इन्होंने क्या किया है बच्चों, इस तरह का अरेंजमेंट बनाने से इन्होंने सिविल स्ट्राइफ को अवॉइड कर पाई है। यानी कि जैसे सिविल वॉर मेरा कहां पे शुरू हो गया था, श्रीलंका में, यहां पे शुरू नहीं हो पाया है क्योंकि उन्होंने पहले ही उसका अरेंजमेंट ऐसे बना दिया कि नहीं भाई देखो सिविल वॉर की कंडीशन ना आ पाए, और ना ही कोई कंट्री का डिवीजन की बात आई, ना ही पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। कंट्री का डिवीजन जैसे इंडिया के केस में रिलीजन लाइन पे हुआ था, कंट्री का डिवीजन, हिंदू और मुस्लिम बट गए थे, कुछ मुस्लिम्स पाकिस्तान में चले गए थे, इस तरह का यहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ बच्चों। बच गए ना ये लोग, सिविल वॉर से भी बच गए, डिवीजन से भी बच गए। When many countries of Europe came together to form European Union, Brussels was chosen as its headquarter। अब देखो बच्चों, आप यूरोप का जब मैप देखोगे तो आप देखोगे बहुत छोटी छोटी कंट्री हैं, बहुत छोटी छोटी क्या है बच्चों, कंट्रीज, बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं। आप ये समझो कि जैसे मैं दिल्ली से अलीगढ़ तक आता हूं तो इतनी देर में एक कंट्री पार हो जाएगी उन लोगों की, इतनी देर में एक कंट्री पार हो जाएगी। हमारे यहाँ पे क्या है, स्टेट पार हो रही है, तो स्टेट जब होती है तो मेरा मूवमेंट बहुत आसानी से होता है, मतलब मैं बहुत आसानी से दिल्ली से निकलूंगा और उत्तर प्रदेश आ जाऊंगा, उत्तर प्रदेश से आगे बिहार चला जाऊंगा। लेकिन जब कंट्री बन जाती है तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इस चीज़ का समाधान निकालने के लिए, इसी तरह से मान लो मैंने कोई सामान बनाया और मैं बेचना चाहता हूँ, दिल्ली में सामान बनाया, यूपी में आसानी से बेच सकता हूँ, बिहार में आसानी से बेच सकता हूँ। लेकिन अगर दिल्ली एक कंट्री होती, यूपी एक कंट्री होती, बिहार एक कंट्री होती, उस केस में मुझे कस्टम क्लियरेंस चाहिए होते, बहुत सारी चीज़ें हो जाती। तो इस चीज़ का समाधान बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर निकाला और उन्होंने एक यूनियन बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, उन्होंने एक यूनियन, जिसके बारे में हम नहीं पढ़ने वाले, लेकिन आपको अब नाम समझ आएगा कि यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज ने मिलकर एक यूनियन बनाया जिसको यूरोपियन यूनियन बोलते हैं। बनाने का फायदा क्या रहा होगा, कुछ ऐसा फायदा रहा होगा कि लोग आपस से एक दूसरी जगह ट्रेवल कर सकें, जो भी गुड्स है वो आसानी से एक दूसरी जगह ट्रेवल कर सके। तो यूरोपियन यूनियन का ये फायदा है, ठीक है। तो हम यूरोपियन यूनियन को नहीं पढ़ रहे, आप जब हायर क्लासेस में आओगे तो पढ़ोगे यूरोपियन यूनियन को डिटेल में, और बहुत सारी यूनियंस पढ़ोगे आप डिटेल में। लेकिन आपको ये समझ आया ये वाली चीज जो लिखी हुई है इसमें, व्हेन कंट्री ऑफ यूरोपियन केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, जब यूरोप की कंट्री साथ आई, किस लिए साथ आई, एक यूनियन फॉर्म करने के लिए, तो उसका जो हेडक्वार्टर चुना इन्होंने, ब्रुसेल को चुना। ब्रुसेल क्या है बच्चों, आपकी बेल्जियम की कैपिटल है। ब्रुसेल को क्यों चुना होगा, क्योंकि यूरोप में बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो लैंग्वेज हैं उनमें कुछ है डच, कुछ है फ्रेंच, कुछ है जर्मन। तो ब्रुसेल में पहले से ही इतनी सारी लैंग्वेज वाले लोग रहते हैं, तो उन्होंने उस लिए क्या बेल्जियम के ब्रुसेल को शायद इसलिए चुन लिया होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे लिखा हुआ है क्या, सो यू आर सेइंग दैट शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स अस मोस्ट पावरफुल। ये बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि शेयरिंग ऑफ पावर से हम ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। सुनने में तो अजीब लग रहा है, सोच के देखता हूं तो देखो, ये हमारा भोलू राम है, इसने ना सोचने जैसी शक्ल बनाई हुई है। तो आप सोचना, जैसे पहली छोटी बच्ची देख रहे हो आप, ये एनसीईआरटी आपको सोचने पे मजबूर करती है। आप बोलती है कि आप सोचो, आप रटो मत। देखो कैसे मजबूर कर रही है। थोड़ी देर पहले एक लड़की का एग्जाम्पल देके बोला था कि कंट्री में शेयर पावर कर दूंगा और पावर का डिवीजन हो जाएगा, पावर का डिवीजन हो जाएगा तो मेरी कंट्री वीक हो जाएगी, पहले ये बोला था। अभी देखो पूरी कहानी बताने के बाद छोटे बच्चे को बिठा दिया, उसके ऊपर क्या क्वेश्चन लिखा है कि शेयरिंग ऑफ पावर से हम और ज्यादा पावरफुल हो गए। सुनने में तो अजीब लग रहा है, सोच के बताता हूं, सोचता हूं। तो आप सोचना कि शेयरिंग ऑफ पावर के क्या फायदे हुए। हमने देखा शेयरिंग ऑफ पावर से क्या फायदा हुआ, ठीक है बच्चों। मैंने आपको बताया ऊपर डिटेल में, जब आप
इसके क्वेश्चन आंसर देखोगे ना तो आपको बहुत हलवा टाइप लगने लगेंगे, आपको लगेगा यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पेपर है। अच्छा बच्चों, अगर आप फ्री हो तो मैं थोड़ा और पढ़ा दूं ना, मेरा पढ़ाने का भी मन कर रहा है। ठीक है, वैसे भी कल तो संडे ही है, आप लोगों को आराम ही करना है। हाँ बेटे। हाँ भैया पढ़ा दो। ठीक है चलो, तो बस मैं पानी लेकर आता हूँ, फिर बैठते हैं, है ना। आप भी पानी पी के आ सकते हो, 2 मिनट का ब्रेक दे देते हैं चलो आप लोगों को भी, ठीक है। चलो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले जो हमने पढ़ा है उसको ना शुभी थोड़ा समराइज करो। किस तरह से समराइज कर रहा है मैं बताता हूं। श्रीलंका, श्रीलंका के केस में क्या प्रॉब्लम थी, यानी कि कौन कौन से ग्रुप थे वहां पे, और उन्होंने प्रॉब्लम के साथ उन्होंने क्या किया। ठीक है, क्या उन्होंने सॉल्व किया या खराब किया, खराब किया तो कैसे खराब किया, और सॉल्व किया तो कैसे सॉल्व किया। फिर शालू से पूछूंगा बेल्जियम के केस में क्या प्रॉब्लम्स थी और उन प्रॉब्लम्स को कैसे खराब या सॉल्व किया बेल्जियम ने। ठीक है, तो पहले शुभी आप बताओ बेटा, श्रीलंका के केस में क्या प्रॉब्लम थी और कैसे उन्होंने उनको खराब या सही किया, अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो। भैया श्रीलंका में 3 टाइप्स के लोग रहते थे, तमिलियन, मुस्लिम्स और सिंघाला। सिंघाला मेजॉरिटी में थे, तो वहाँ पे सिंघालाज मेजॉरिटी में थे तो सिंघालाज ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। वहाँ पर भी पावर शेयरिंग के लिए लोगों ने, जब तमिलियंस ने बोला तो उन्होंने उनको रिजेक्ट, उनकी बात को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया और उनको कंसिडर्ड ही नहीं किया। और फिर ना उन लोगों को जॉब्स में प्लेसमेंट मिलती थी, ना उन लोगों के लिए स्कूल के लिए इतनी फैसिलिटी थी, और ऑफिशियल लैंग्वेज सिंघाला बता दी, जिससे कि तमिलियंस को और मुस्लिम्स को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। और फिर जब उन्होंने फिर ये बोला तमिलियंस ने कि हम लोगों को अलग स्टेट दे दो हमारा, तो उन्होंने उनको वो भी नहीं दिया। ठीक है, यानी कि आपको पूरा श्रीलंका का इशू समझ आ चुका है। शालू बेटा आप बेल्जियम में बताओ। बिल्कुल सही बताया है शुभी। बेल्जियम में ना 2 टाइप के स्पीकिंग बोलने वाले लोग होते थे, डच और फ्रेंच। उसमें ना एक कैपिटल थे ब्रूजिल, उनकी वो बेल्जियम की जो कैपिटल थी उसका नाम था ब्रूसिल। ब्रूसिल में फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, तो वो मेजॉरिटी में थे। और उस कैपिटल में तो फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे। और वैसे उसमें कंट्री वाइज देखा जाए तो डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे। फिर
उन लोगों ने ना कुछ कुछ वो मतलब सिविल वॉर वगैरह ना हो तो कुछ कुछ वो करे थे, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन टाइप बनाए थे। पहला तो उन्होंने ना डच और फ्रेंच के बीच में पावर डिवाइड कर दी गई थी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो उन दोनों के बीच में। फ्रेंच बोलेंगे कि हमें पावर दो, डच बोलेंगे कि हमें पावर दो। फिर उनने ना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर वो कर दी थी, डिवाइड कर दी गई थी। दूसरा पॉइंट था उन्होंने ना फ्रेंच में और उसमें डच के पीपल में पावर गवर्नमेंट को सेपरेट कर दिया गया था, डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के बीच में। और चौथा था उन्होंने ना एक एक और वो बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप बनाया था जिसमें डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोग थे, वो कल्चर, एजुकेशन, लैंग्वेज और उनसे रिलेटेड इशू के उस पे वो अपना एडवाइस देते थे। ये था बस मैं। चलो काफी हद तक शालू ने अभी सही बताया है, बस उसने गवर्नमेंट की जगह कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया है 2-3 जगह, गवर्नमेंट की जगह कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया है 2-3 जगह, लेकिन ठीक बताया है। और मेन चीज़ है कि आप लोगों को दोनों को, और सचिन को भी, मुझे लगता है सचिन की आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन सचिन को भी इशू तो समझ आ चुका होगा कि इशू ये है, ठीक है, कि पावर शेयरिंग करेंगे तो फायदा होगा, पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। अब यहाँ पे देखो आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, और इस एक्टिविटी को बच्चों आपको, अब देखो जो न्यूज़पेपर होता है ना बच्चों, आज तक आपने शायद न्यूज़पेपर, मुझे नहीं पता आपने ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन अब से आपको हैबिट डालनी है न्यूज़पेपर को पढ़ने की। मैं आपको बता रहा हूं, अभी आप पढ़ोगे तो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम ये जीएस खत्म कर देंगे ना, जब मैं आपको थोड़ी इकोनॉमी और पढ़ा दूंगा, और थोड़ी पॉलिटी, और थोड़ी सी ज्योग्राफी, तो आपको न्यूज़पेपर एटलीस्ट समझ में आना शुरू हो जाएगा। न्यूज़पेपर को पढ़ने से मेरा मतलब है लोकल लेवल की न्यूज़ नहीं करनी कि उसने चोरी कर ली, उसने डाका डाल दिया, ये न्यूज़ नहीं है। नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, और कुछ न्यूज़ स्टेट लेवल पर, अगर लगता है कि स्टेट लेवल पे भाई कोई अच्छी न्यूज़ है तो वो, मतलब ये डाका डाल दिया, चोरी कर दी, जिसका कोई सिग्निफिकेंस, आप ये पूछो कि अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं, क्या ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि भाई कल उसने चोरी की थी, बताओ मुझे, नहीं। इश्यूज को, मुद्दों को समझना है, ठीक है। तो इस तरह के लिए मैं आपको कुछ कुछ न्यूज़पेपर अगर मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसकी रीडिंग करना। हो सकता है कि न्यूज़पेपर को पढ़ने से आपको शायद बिल्कुल समझ में ही ना आए, उसके वर्ड्स हो सकते हैं कि 10th क्लास से ज़्यादा वाले वर्ड्स हों, बट इट्स ओके, आप फिर भी पढ़ना। अगर आप उसका मुद्दा समझ जाओगे, बस इतना काफ़ी रहेगा। और ये आदत अब से आपको डालनी शुरू करनी है। मुझे नहीं पता फ्यूचर में आपको कौन सा ऑप्शन लेना है, आपको आपको क्या बोलते हैं, आईआईटी करनी है, या आपको डॉक्टर बनना है, या आईएएस बनना है, लेकिन मेरा मेन मोटो ये है कि आप जो भी करो उसका फाउंडेशन आपको मैं ज़रूर डलवा दूंगा, ताकि आप जो भी करना चाहोगे ना फ्यूचर में, आप उसके लिए आपके पास फाउंडेशन होगा। चलो बच्चों, अब देखो हम ये बढ़ते हैं आगे। इसमें लिखा है रीड एनी न्यूज़पेपर फॉर 1 वीक, एक हफ्ते तक आप न्यूज़पेपर पढ़िए, और मेक क्लिपिंग ऑफ द न्यूज़ रिलेटेड टू ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट और वॉर। आपको ये देखना है कि क्या कहीं किसी कंट्री में कोई कॉन्फ्लिक्ट या वॉर चल रहा है। अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट कुड पूल देयर क्लिपिंग टुगेदर एंड डू द फॉलोइंग, क्लासीफाई दीज कॉन्फ्लिक्ट बाई देयर लोकेशन। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट देखो कहां पर है, क्या ये स्टेट में है, या इंडिया में है, या आउटसाइड इंडिया में है। फाइंड आउट द कॉज ऑफ ईच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट का क्या कॉज रहा होगा वो आपको पता करना है। एंड हाउ मैनी ऑफ दीज आर रिलेटेड टू पावर शेयरिंग डिस्प्यूट, आपको ये देखना है कि क्या कोई डिस्प्यूट पावर शेयरिंग से रिलेटेड है क्या हमारा। तो फिर क्या है, विच ऑफ दीज कॉन्फ्लिक्ट कुड बी डिसॉल्व बाई वर्किंग आउट पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, और उनमें आपको कुछ ऐसे देखने हैं कि कौन से ऐसे डिस्प्यूट हैं जिनमें अगर पावर शेयर कर दी जाए तो वो डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आप आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे तो आपको अफगानिस्तान तालिबान ये वाला डिस्प्यूट समझ आ जाएगा, और उसमें देखोगे अफगानिस्तान वाले लोग बोलेंगे हमें पावर चाहिए, तालिबान वाले बोलेंगे हमें पावर चाहिए, तो वहां पे क्या है, पावर शेयरिंग वाला डिस्प्यूट है।
चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका? दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। दोनों ही डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जब पावर शेयरिंग की बात आई तो दोनों ने बिल्कुल अलग तरीके से पावर शेयरिंग के क्वेश्चन को देखा। इन बेल्जियम, leader have realized that unity of country is possible by only respecting the feeling and interest of the different community and region। बेल्जियम ने क्या देखा? बेल्जियम ने यह देखा कि अगर आपको कंट्री को यूनाइट रखना है तो यह सिर्फ तभी और तभी पॉसिबल है जब मैं क्या करूं? रिस्पेक्ट करूं। किस चीज की रिस्पेक्ट करूं? जो मेरी कम्युनिटीज हैं, जो मेरे रीजन हैं, उस कम्युनिटी और रीजन की फीलिंग्स को और उसके इंटरेस्ट को जब मैं रिस्पेक्ट करूंगा तभी मेरी कंट्री की यूनिटी पॉसिबल है। रियलाइज किया इन्होंने, क्या रियलाइज किया? कि कंट्री की यूनिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट्स कम्युनिटी एंड रीजन आर रिस्पेक्टेड। जब मैं उस कम्युनिटी की रिस्पेक्ट करूंगा, उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसके जो इंटरेस्ट हैं, उसके जो एस्पिरेशंस हैं, उन सब की मैं रिस्पेक्ट करूंगा, ओनली देन मेरी कंट्री यूनाइट रह पाएगी। जब मैं रिस्पेक्ट करूंगा तो सामने वाला भी रिस्पेक्ट करेगा कि हाँ भाई बात सही है। तो सच ए रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? मैं आपकी बात समझूंगा, आप मेरी बात समझोगे। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी होता है। आप कुछ कहो वो सामने वाला समझे, सामने वाला कुछ कह रहा है वो आप समझो। इस चीज को बोलते हैं बच्चों म्यूचुअल एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट फॉर शेयरिंग पावर। श्रीलंका ने अलग बात बताई। श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that a majority community want to force its dominance over other and refuse to share power. श्रीलंका ने हमें दिखाया कि भाई देखो, जो मेजोरिटी है वही डोमिनेट करेगी। डोमिनेंस किसका होगा? मेजोरिटी का। और वो बोलेगी कि नहीं नहीं, हम पावर शेयर नहीं करेंगे। अगर आप पावर शेयर नहीं करोगे तो आपकी कंट्री की यूनिटी तो अंडरमाइन होगी, आप उतना यूनाइटेड नहीं रहोगे। इसी तरह इसीलिए वहां पे सिविल वॉर चला। इसीलिए वहां पे क्या चला? सिविल वॉर चला। तो इट विल अंडरमाइन दी यूनिटी ऑफ कंट्री। तो ये एक मासूम सा बच्चा आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि शेयरिंग पावर क्या होती है, इससे कंट्री मोर पावरफुल बनती है। तो कैसे पावरफुल बन रही है? और आप कंट्री में अगर पावर शेयर नहीं करोगे तो कैसे वो अंडरमाइन हो जाएगी यूनिटी उसकी? हमने देखा। तो बच्चों ये बात आपको समझ आई? इसी चीज को हम कल से डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। क्या है बच्चों? सबसे पहले रिकॉग्नाइज करना होता है कि कम्युनिटी और रीजन है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके एस्पिरेशंस क्या है, और उनको रिस्पेक्ट करोगे तो म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाएगा, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हो जाएगा। म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ शेयरिंग पावर, इस तरह से शेयरिंग पावर करोगे तो आपकी कंट्री यूनाइट रहेगी। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल पे अगर आप सोचो नहीं भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी मेजोरिटी उसका रूल, अगर इस तरह से बात चलेगी तो काम चलेगा नहीं, खराब होगा। अगर आप अपना डोमिनेंस यूज करोगे और आप पावर शेयर नहीं करोगे तो आपकी कंट्री की यूनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, अंडरमाइन हो जाएगी। ये बच्चों हमने देख लिया, ठीक है। अब यहां पे देखो जर्मन गवर्नमेंट लिखा हुआ है, कार्टून आपको बनाया गया है, एक कार्टून दिखाया गया है जर्मन गवर्नमेंट। अब यहां से बच्चों आपका मेन चैप्टर शुरू हुआ है, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? तो इतना मैं बता रहा हूं आपको, हमने भले ही अभी चैप्टर शुरू नहीं किया है लेकिन आपको कुछ कुछ चीजें समझ आ गई होंगी कि पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, क्यों पावर शेयरिंग होनी चाहिए। आप कुछ कुछ फील जरूर कर पा रहे होगे। तो एक आप क्या कर सकते हो, कंट्री की यूनिटी के लिए आप क्या करोगे, जो भी कंट्री में लोग हैं उनके बीच में अगर आप पावर शेयर करोगे तो उनकी भी प्रॉस्पेरिटी होगी, उनकी इंटरेस्ट और फीलिंग की भी रिस्पेक्ट होगी, जिससे वो भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए वर्क करेंगे, ठीक है। और भी 2-3 एग्जांपल आप अपने मन से सोच सकते हो कि क्यों डिजायरेबल है। तो अब हम यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। और इतना बच्चों मैं बस आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? हाँ भैया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Thus, 2 different set of reason can be given in favor of power sharing. पावर शेयरिंग के लिए आपको ये 2 रीजन बताएंगे। अब ये मैं 2 रीजन बस ये बता रहा हूं। फर्स्टली, पावर अगर शेयर करोगे तो जो दो या दो से ज्यादा सोशल ग्रुप हैं उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट घट जाएगा।
जो सोशल ग्रुप्स हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट, आपस में लड़ाई, आपस में झगड़े नहीं करेंगे अगर आप क्या कर दोगे, पावर शेयर कर दोगे तो। एग्जाम्पल, बेल्जियम के केस में डच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग के बीच में पावर शेयर कर दी थी। पावर शेयर कर दी तो उन्होंने झगड़ा नहीं किया, वो आपस में साथ आए। श्रीलंका में तमिलियंस और श्रीनहाला के बीच में पावर शेयरिंग नहीं हुई तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो एक रीजन क्या है बच्चों कि इट विल रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप के बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट को क्या करेगा बच्चों, रिड्यूस करेगा। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होंगे तो मेरा वायलेंस नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, पॉलिटिकल ऑर्डर रहेगा, सारी चीजें अच्छी अच्छी होंगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है बच्चों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। और वी आर फॉर्चुनेट कि हम इंडिया में हैं। इंडिया में लगभग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमेशा रही है, कुछ टाइम छोड़ दो तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमेशा रही है इंडिया में। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बच्चों नहीं रही, हमेशा वहां वॉर रहा है, जैसे कि अफगानिस्तान में हमेशा वॉर रहा है। चलो बच्चों आगे देखते हैं। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट से होता क्या है, कॉन्फ्लिक्ट से होता है वायलेंस, मार धाड़, मारपीट, मारकाट, वायलेंस। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब जो लोगों ने मिलकर सरकार बनाई है वो सरकार ना स्टेबल नहीं है, अभी बनेगी कल उखड़ जाएगी, कल उसका तख्ता पलट हो जाएगा, कल वो सरकार नहीं रहेगी अस्तित्व में, फिर कोई नई सरकार चुन के आएगी, फिर उसका 2-3-4 दिन हाल रहेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है। इन केस ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफी टाइम तक नहीं रही। कई बार क्या होता है, मिलिट्री ही मेरे पॉलिटिकल सिस्टम पे हावी हो जाती है। मिलिट्री ही क्या करती है बच्चों, जो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट है उसको उखाड़ के फेंक देती है और मिलिट्री रूल चलता है। परवेज मुशर्रफ, शायद आपने नाम सुना होगा, परवेज मुशर्रफ के टाइम पे ऐसा हुआ था। परवेज मुशर्रफ के टाइम पे बच्चों पाकिस्तान में ऐसा हुआ था। बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट, अवर इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हमेशा रही है। कभी भी हमारी कंट्री में उस लेवल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा बच्चों, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं लेकिन कभी भी इस लेवल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ कि सिविल वॉर वाली कंडीशन आ जाए। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्या करती है बच्चों, पावर शेयरिंग इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो यहां से आप 2-3 पॉइंट लिखना शुरू करना। पावर शेयरिंग, बाय पावर शेयरिंग तो आपको लिखना है इट रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। क्या लिखोगे बच्चों, रिड्यूसेस पावर शेयरिंग, यहां पे लिखोगे पावर शेयरिंग, फिर उसके बाद रिड्यूसेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इट इंश्योर्स द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। दूसरा क्या करती है बच्चों, ये स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर को इंश्योर करती है कि आपका पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल रहेगा। आपको ऐसा लगता है कि यहां पे ये बताया गया है मेजोरिटी वाला, इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन बट इन लॉन्ग रन इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन। यहां पे ये लिखा है कि कई बार ऐसा लग सकता है कि जो मेजोरिटी रूल कर रही है, मेजोरिटी का जो रूल है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो फायदेमंद आपको लग सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में बच्चों वो हमेशा खराब होगा और हमेशा कंट्री की यूनिटी को वो अंडरमाइन मतलब खोखला कर देना, कम कर देना, हमेशा अंडरमाइन करेगा, हमेशा यूनिटी ऑफ नेशन को अंडरमाइन करेगा मेजोरिटी का रूल। टायरेनी क्या होता है बच्चों, टायरेनी ऑफ मेजोरिटी, टायरेनी क्या होता है, तानाशाही आपने सुना है, तानाशाही वर्ड सुना है बच्चों, आपको क्या मतलब होता है तानाशाह का? भैया अपनी मर्जी से, मतलब जो चीज सही नहीं है उसको सही है या नहीं, मतलब अपनी मर्जी हाँ, से उस चीज को करवा लेना, अपनी मर्जी से करना, बिल्कुल तानाशाह बन गए भाई हम, एकदम तानाशाह। हमने जो बोल दिया वही होगा, मेरा वचन या मेरा शासन, माहेशमती की सारनी को याद कर लिया करो। जब भी ऐसे लगे तानाशाह कौन है, मेरा वचन ही है मेरा शासन, वही है तानाशाह। एक सेकंड बेटा, हेलो, यस यस,
अच्छा, ओके, ओके। I do not remember exactly, but it's okay. I'm already engaged to someone. Hmm. I've told you that I've already engaged to somebody. So yeah, all the best for your, all the best for you. Okay. सॉरी बेटा। तो आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो हमने दो चीजें देख ली बच्चों। टायरेनी ऑफ मेजोरिटी क्या करती है? टायरेनी ऑफ मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन ब्रिंग ruins टू द मेजोरिटी एज वेल। टायरेनी, तानाशाही तो बेटा कभी भी सही नहीं होगी। तानाशाही, टायरेनी जो होगी, या टिरेनी या टायरेनी जो भी आप बोलते हो, टायरेनी माइनॉरिटी के लिए तो हमेशा खराब होगा ही होगा, लेकिन मेजोरिटी को भी वो नुकसान नुकसान ही पहुंचाएगी। मेजोरिटी को भी नुकसान ही पहुंचाएगी। तो टायरेनी क्या है? जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल है पाकिस्तान। पाकिस्तान के केस में क्या होता है, वहां पे मेजोरिटेरियन रूल है। मेजोरिटेरियन रूल समझते हो बच्चों? जो मेजोरिटी में है। पाकिस्तान में मेजोरिटी में कौन है? हिंदू, मुस्लिम, सिख। बताओ। मुस्लिम। मुस्लिम। तो उनके जो भी रूल्स या उनके जो लॉ बनेंगे, वो किसको बेस, किसके मदद के, किसके भले के लिए बनाए जाएंगे? ज्यादातर मुस्लिम्स के लिए। और उससे फाइनली किसका लॉस होगा? जो माइनॉरिटी में हिंदू और सिख का लॉस तो होगा ही होगा, लेकिन अल्टीमेटली मुस्लिम्स को भी लॉस तो होगा ही होगा टायरेनी से। टायरेनी तो हमेशा हमेशा दिक्कत देती है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा डिजाइंड है कि वो किसी भी बंदे को टायरेनी वाली, मतलब टिरेनिकल नहीं बनने देगी। किसी भी बंदे को क्या नहीं बनने देगी बच्चों? वो तानाशाह नहीं बनने देगी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कुछ फीचर पढ़ोगे ना, मजा आ जाएगा आपको। चलो, तो यू शुड फील गुड अबाउट योर सेल्फ कि आप ना सही जगह पैदा हुए हो। ऐसा आपको अच्छा लगना चाहिए थोड़ा थोड़ा। चलो बच्चों आगे आते हैं। तो हमने कुछ कुछ यहाँ पे देख लिए। पावर शेयरिंग की, इट विल रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, इट ऑल्सो इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। और देर इज सेकेंड। सेकेंड क्या है? डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग गुड फॉर डेमोक्रेसी इज, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब ही, डेमोक्रेसी का मेन मतलब ही पावर है, ये पावर शेयरिंग है। हमने देखा था डेमोक्रेसी के तीन पिलर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उन तीनों पिलर्स के अंदर हमने क्या किया हुआ है बच्चों? पावर को शेयर किया हुआ है। उन तीनों ऑर्गन्स में पावर को शेयर किया हुआ है। तो डेमोक्रेसी का बच्चों रूट ही पावर शेयरिंग है। डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है, डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूं तो डेमोक्रेसी किसकी बात करती है? मेनली पावर शेयरिंग के बारे में। ए डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट अफेक्ट। ये वाली बात बहुत इन्होंने ये लिखा है, लेकिन मैं आपको ना, आपको ये वाली लाइन समझ में आ जाएगी जब मैं एक लाइन बोलूंगा। ये डेमोक्रेसी में ये लिखा हुआ है कि ये पावर को शेयर करता है उन लोगों के बीच जो लोग रूल करेंगे और जो जिन पर रूल करेंगे। अब रूल वर्ड तो अच्छा नहीं है, तो मैं ऐसा बोल देता हूं कि जो लोग डिसीजन लेंगे और जो लोग जिसके लिए डिसीजन लेंगे उनके बीच में पावर को शेयर कर देते हैं। या जो लोग डिसीजन लेंगे और उसके डिसीजन से जो लोग अफेक्ट होंगे उनके बीच में पावर शेयरिंग है। एग्जाम्पल बताते हैं। हम लोग, जैसे हम लोग हैं, हम लोग अपने देश के लिए जो डिसीजन है हम डेली डेली बेसिस पे नहीं ले सकते। क्यों क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपकी और काम है पढ़ाई करना, मैं कुछ और मेरा काम है, मान लो पढ़ाना, या मेरा कुछ काम है अपनी जॉब करना। हम लोगों के पापा जो हैं उनका कुछ और काम है, भाई वो बिजनेस करेंगे ताकि हमारा घर चल सके।
तो मेन चीज क्या है, हर व्यक्ति का एक काम है। अब जब वो काम करेगा तो क्या वो अपने देश के लिए, कंट्री के लिए डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन यस, उसके पास कुछ डिसीजन ऐसी होनी चाहिए, तो क्या होगा बच्चों, वो कुछ लोगों को इलेक्ट कर लेगा। वो बंदा क्या करेगा, कुछ लोगों को इलेक्ट कर लेगा, और इसने ये इलेक्ट इसलिए किया है कि इसके बिहाफ पे ये डिसीजन ले सके। इसके बिहाफ पे, यानी हम सभी लोगों के बिहाफ पे ये जो बंदा हमने चुना है ये डिसीजन ले सके। जो हमने विधायक चुना है, जो लेजिस्लेटर चुना है, वो डिसीजन ले सके। फिर लेजिस्लेटर चुना है और मंत्री उन डिसीजनों को इंप्लीमेंट करा सके। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, हमने अपनी पावर सरेंडर कर दी है उस बंदे पे के लिए, तो वो बंदा मेरे लिए डिसीजन ले सकता है। अब ऐसा हो सकता है ना बच्चों, वो कभी डिसीजन मेरे लिए अच्छा ना हो रहा हो, तो कोई बात नहीं, 5 साल में बदल देंगे हम उसको। तो क्या है बच्चों, अगर वो ढंग से काम नहीं करेगा तो मेरे पास उसको हटाने की पावर है। इंडिया के केस में है ना क्या? ये, बट ये तो इंडिया के केस में है ना। इंडिया के केस में जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के केस में है कि हर डेमोक्रेटिक कंट्री में पावर शेयरिंग हो रही होगी उन लोगों के बीच में जिनके पास पावर है और जिसके लिए ये पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, देखो, तो द डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। ए डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है, इसमें पावर शेयरिंग होती है, और पावर शेयरिंग किन किन के बीच में होती है? उन लोगों के बीच में जो लोग इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं और जो लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो पीपल हैव ए राइट टू कंसल्टेट ऑन हाउ दे आर बीइंग गवर्न्ड, और पीपल के पास ये राइट होना चाहिए कि वो कैसे गवर्न हो रहे हैं, उन पे कैसे गवर्न किया जा रहा है। तो उसके लिए जो भी लोग उन्होंने चुन के भेजे हैं वो बताएंगे। पहले बताएंगे भैया देखो, अगर आपने मुझे चुना तो मैं ये वाली चीजें करूंगा, मतलब इस तरह से मैं गवर्न करूंगा। बताते हैं या नहीं बताते? मैं बिजली दूंगा, मैं पानी दूंगा, मैं गड्ढे सही कराऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, ऐसी चीजें बताते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर आपने मुझे इलेक्ट किया तो मैं इस तरह से गवर्न करूंगा, अगर आपने मुझे इलेक्ट किया तो मैं इस तरह से गवर्न करूंगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया होगा कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं इंडिया से ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। अब मान लो हाँ भैया, उन्होंने जो किया, की बात है, हाँ, उन्होंने बोला था कि मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री दूंगा, बस की टिकट फ्री करूंगा वुमेन्स के लिए। तो बिल्कुल सही बात। तो इन्होंने जो बोला, अगर ये कर रहे हैं तो क्या आप अगली बार उन्हें चुनना चाहोगे? यस। अगर आप वैसा नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? किसी और को चुन लोगे। तो ये पावर है लोगों के पास, ये डेमोक्रेसी का रूट ये है। 9th क्लास की बुक में ना आपने ये पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी में ये वाली चीज होनी चाहिए, पावर टू इलेक्ट एंड पावर टू रिप्लेस, कि जो काम सही नहीं कर रहा उसको हटा देंगे, 5 साल में हटा देंगे, मत करो काम सही। तो क्या है देखो, यहां पे क्या लिखा हुआ है, a legitimate government is one where citizen through participation acquire a stake in the system। तो कोई अच्छी गवर्नमेंट वो है जिसमें सिटीजन पार्टिसिपेट करें, जो आज प्राइम मिनिस्टर बने हैं, क्या वो अपने मन से बन गए हैं? लोगों ने चुना था उन्हें, लोगों ने चुना, पार्टिसिपेट किया था लोगों ने, तभी वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट होगी। पाकिस्तान के केस में जो मेरी सिविलियन गवर्नमेंट थी उसको हटा के परवेज मुशर्रफ खुद से बन गए। क्या परवेज मुशर्रफ को लोगों ने चुना? नहीं। तो क्या वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी? नो, नहीं। ठीक है, ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं बच्चों आपको, ताकि ना ये चैप्टर समझ आए। मुझे नहीं पता कि आपको क्लास में कैसे पढ़ाया गया है, आपको इतने सारे एग्जांपल दिए गए हैं या नहीं दिए गए, लेकिन मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ये पूरा दिमाग में फिट हो जाए। तो हमने बेसिकली क्या देखा है बच्चों, पावर शेयरिंग के जो कारण हैं, क्यों है, वो है भाई, पहले तो ये सोशल ग्रुप में कन्फ्लिक्ट को कम करता है, दूसरा पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, इंश्योर करता है, तीसरा इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक रूल, डेमोक्रेसी की ये स्पिरिट है। तो लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन प्रूडेंशियल एंड सेकंड मॉरल। While prudential reason stress that power sharing will bring
अब ये आउट बेटर आउटकम मॉरल रीजन एम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। अब यहाँ पे देखो दो चीजें बोल रहे हैं, एक तो ये बोल रहे हैं पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, तो उसके लिए ना कुछ आपको कारण बताएंगे कि हाँ भाई देखो पावर शेयरिंग से ये फायदा ये फायदा ये फायदा है। और दूसरा मॉरल रीजन बोल रहे हो, आप ये बोल रहे हो यार आप उन पे गवर्न कर रहे हो तो उनको भी तो यार उनसे आप पावर शेयर करो थोड़ी सी, उसके लिए आप डिसीजन ले रहे हो तो उससे पूछो तो सही कि उसके लिए डिसीजन सही है या नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल मतलब होता है केयरफुली आपने कैलकुलेशन की है कि इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। और दूसरा है आपने मॉरल, मॉरल मतलब आपको सही लग रहा है। अब कोई चीज हो सकती है आपके लिए सही हो सकता है कोई चीज आपके लिए सही ना हो। ये मॉरल, चलो मॉरल जो वर्ड आया तो मॉरल मैं बता दे रहा हूं। मॉरल क्या है, दो चीजें होती हैं बच्चों, एक होता है मॉरल और एक होता है एथिक्स। एथिक्स होता है जो सोसाइटी बताती है, सोसाइटी बोलती है कि भाई कुत्ते की पिटाई करना सही नहीं है, मतलब जानवरों की पिटाई करना सही नहीं है तो आप वो मत करो, ये है एथिक्स। मॉरलिटी क्या होती है, मुझे क्या लगता है सही, मुझे जो लगता है सही वो मॉरलिटी है। मतलब इंडिविजुअल्स जो सोच रहा है वो मॉरलिटी, सोसाइटी जो सोच रही है वो एथिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में थोड़ा पीछे जाते हैं, सती प्रथा का आपने नाम सुना होगा, सती प्रथा। हाँ भैया। उसमें क्या होता था, जब हस्बैंड मर जाता था तो हस्बैंड की वाइफ को जिंदा जला देते थे। वाइफ को भी जिंदा जला देता थे। तो बच्चों वो सोसाइटी का ना एक नॉर्म था उस टाइम पर, अगर आप 200-300 साल पहले जाओ तो वो सोसाइटी का स्टैंडर्ड है, सोसाइटी का नॉर्म है कि उस बंदी को जला देना है। यानी उस टाइम का प्रीवेलिंग एथिक्स, उस सोसाइटी का प्रीवेलिंग एथिक्स ये है कि व्हेन हस्बैंड डाई टॉर्च दी वीमेन, जला दो उसको। अब राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने बोला नहीं ये गलत है, मॉरलिटी, उन्होंने बोला नहीं, सोसाइटी का भले ही स्टैंडर्ड रहा होगा लेकिन नहीं मैं नहीं मानता इस चीज को, ये गलत है। और इसके लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया और उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है सती प्रथा को खत्म करने के लिए। और आज का स्टैंडर्ड क्या है, क्या आज के टाइम पे सोसाइटी का एथिक्स हमारा ये सती प्रथा है? नहीं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है ना धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। मॉरलिटी क्या है, मॉरलिटी का कोई बेसिस नहीं होता, आज मुझे अच्छी लग रही है सही है, कल मुझे अच्छी ना लगे तो नहीं है सही भाई। अभी हो सकता है मेरी मॉरलिटी ये हो कि भाई फॉरेनर अच्छे नहीं है, लेकिन शायद मैं किसी फॉरेनर से मिलूं और मुझे लगे नहीं नहीं यार फॉरेनर तो अच्छे हैं। या फिर मेरी मॉरलिटी मतलब मैंने जो सोच के रखा हुआ है, हो सकता है कुछ मैंने सही सोचा हो लेकिन जब मैं उस चीज से इनकाउंटर करूं तब मुझे लगे कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी चीज या बहुत खराब चीज है। तो बच्चों ये वाली जो चीज है ना बच्चों, यहां पे यही चीज बताई गई है कि दो चीजों के आधार पर ये बता रहे हैं कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। एक तो रीजन दे रहे हैं आपको, रीजन क्या कि भाई देखो ये फायदे हैं ये नुकसान है। और दूसरा मॉरलिटी, मॉरल तरीके से हम अपील करते हैं ना, जैसे कि कई बार ऐसे बोलते हैं, दो लोग झगड़े करते हैं तो घर वाले बोलते हैं ना ना बेटा ऐसे मत कर, ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो जो अच्छा नहीं लगता है वो वर्ड मतलब वो मॉरलिटी टाइप बोल रहे हैं। अगर ऐसे बोल रहे हैं तू मारेगा चोट लग जाएगी उसको, तो ये रीजन के आधार पर बोल रहे हैं कि भाई आपको कुछ डेटा दे रहे हैं कि आप पिटाई करोगे लड़ाई करोगे चोट लग सकती है। और फिर अगर आपसे बोले अच्छा बच्चे ऐसे लड़ते हैं कोई, ये मॉरलिटी है। समझे बच्चों अब दोनों में अंतर? तो यहां पे ये जो वर्ड है प्रूडेंशियल और मॉरल, प्रूडेंशियल का मतलब है कि आप उसके नुकसान और फायदे दोनों की अच्छे से कैलकुलेशन करके बता रहे हो। तो प्रूडेंशियल डिसीजन क्या होते हैं, आर यूजुअली कंट्रास्टेड विद डिसीजन बेस्ड ऑन प्योरली मॉरल कंसिडरेशन। और मॉरल डिसीजन जो होते हैं बच्चों वो आपके एकदम अलग तरीके के, मैंने आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ये वाले वर्ड इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको याद रखने हैं, ये आप ना जब आईएएस की तैयारी करोगे वहां पे आप देखोगे, अभी काम के नहीं है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आपके लिए क्या है, एक रिवीजन के लिए आपको कुछ चीज दी गई है और इसका नाम है खलील की डिलेमा। खलील डिलेमा, डिलेमा क्या होता है बच्चों? डिलेमा भैया ये यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये डिलेमा का मतलब, अनीता पहले डिलेमा का मतलब बताओ, डिलेमा आपको पता है क्या होती है? नहीं भैया। डिलेमा का मतलब मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूं, दुविधा, मन की दुविधा। डिलेमा का मतलब मन की दुविधा, सिंपल लैंग्वेज में समझ गए। अब इसको और अच्छे हिंदी के वर्ड में बता रहा हूं, अंतद्वंद। क्या बोलते हैं? अंतद्वंद।
और इंग्लिश में बोलते हैं डिलेमा। मतलब ये करूं कि ये करूं, ये वाला काम करूं कि ये वाला काम करूं, इस चीज को बोलते हैं बच्चों डिलेमा। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल दे दे रहा हूं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल ऐसे देता हूं, आपने पढ़ा है, जैसे कि आपसे ये बोला जा रहा है कि भैया अच्छे बच्चे जो होते हैं वो सच बोलते हैं, अच्छे बच्चे सच बोलते हैं। अब आपके सामने ना एक बंदा जा रहा है और आपको पता है कि उस बंदे को मारने के लिए ना पूरी भीड़ आ रही है। अगर आपने वो बंदा किधर गया है उसका रास्ता बता दिया ना, तो वो जो भीड़ है उस बंदे को मार देगी। और अगर आप नहीं बताओगे तो आप झूठ बोल रहे हो, आपने ये सीखा है कि नहीं भाई झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन आपके मन में डिलेमा उत्पन्न करेगी। समझे? मतलब समझे बच्चों? बट भैया हाँ किसी को बचाने के लिए झूठ बोलना सही होता है। अब वो आपकी चॉइस है। मतलब डिलेमा का, आप जो भी डिलेमा का आंसर दोगे तो उसके साथ ना कुछ रीजन दोगे। जैसे कि इफ आई एम टेलिंग लाई टू सेव द लाइफ ऑफ वन पर्सन देन इट इज गुड, देन इट इज गुड। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल देता हूं। एक वकील है, वकील का काम क्या होता है, एडवोकेट का काम क्या होता है, उसके पास जो भी क्लाइंट आ रहा है उस क्लाइंट के इंटरेस्ट का वो ख्याल रखे, उस क्लाइंट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करे। मान लो कि मैं किसी एडवोकेट के पास जा रहा हूं और मैं उनको अपना एडवोकेट अपॉइंट करता हूं, तो वो जो एडवोकेट हैं वो मेरे बेस्ट इंटरेस्ट के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? अब मान लो कि मैंने किसी को, मतलब मैंने देशद्रोह किया हो, तो उस केस में वो बंदा मुझे डिफेंड करेगा ना, तो बाकी पूरी पब्लिक उसके तरफ पड़ जाएगी, बोलेगी यार तू इस बंदे को बचा रहा है, इसने तो यार देशद्रोह किया हुआ है, मतलब बॉम्ब फोड़ा हो। मान लो मैं अपने नाम पे नहीं बोल रहा, किसी और ने बोला हो, मतलब मैं तो ऐसा कुछ सोचता नहीं हूं। कोई टेररिस्ट है, टेररिस्ट ने एक मान लो बॉम्ब फोड़ा है, लेकिन ये टेररिस्ट ने जो भी काम किया है उसके लिए कौन उसको सजा देगा? कोर्ट सजा देगी। कोर्ट सजा कब देगी? जब उसके पास दोनों पक्ष आए, टेररिस्ट का पक्ष भी आए और जो दूसरा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी आए। तो जो टेररिस्ट का जो एडवोकेट होगा उसको मॉरल डिलेमा फेस करनी पड़ेगी। वो बोलेगा कि मैं अपनी कंट्री को खराब करने वाले बंदे को बचाऊं, या फिर मैं अपने प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन बोलता है कि मेरे पास कोई केस लेके आया है उसको बचाऊं। तो ये डिलेमा को वो कैसे सॉल्व करेगा वो अलग बात है, हम उस पर नहीं जा रहे। डिलेमा आपको समझ आया? डिलेमा का मतलब? हाँ भैया। तो ये खलील की डिलेमा देख लेते हैं भाई, क्या है खलील की डिलेमा। या फिर मैं छोड़ देता हूं इस डिलेमा को बच्चों। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आपकी ना सोच डेवलप हो, इसके लिए ना आप ये वाला डिलेमा खुद से पढ़ना, और इसके बाद आप बताना है कि क्या क्या इसमें आपने देखा कि क्या डिलेमा है एक्चुअल में। डिलेमा समझ में आ गई ना बच्चों आपको बात? भैया इसमें विक्रम और वेताल वो जो हमने बचपन में वो जो स्टोरी पढ़ी थी ना वो है इसमें। अच्छा चलो ठीक है, मैंने पढ़ी नहीं है अभी, तो आप लोग पढ़ के बताना मुझे। आपको मैं ये नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपको अभी पता है तो आप अभी बता सकते हो। कल बताएंगे। चलो, अब बच्चों हमने देखा, सबसे पहले मैंने देखा कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल मैंने ये पढ़ा। क्यों डिजायरेबल है बच्चों? आपको 2-3 पॉइंट पता होने चाहिए। पहली बात, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को ये कम करती है, तो कम करने के लिए मैंने एरो नीचे की तरफ बना दिया। कॉन्फ्लिक्ट को क्या करती है बच्चों? ये कम करती है। हम करते दूसरा मैंने क्या पढ़ा था बच्चों? स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल यस, तो स्टेबिलिटी को इंश्योर करती है। और तीसरा, अगर मेरे को और मार्क पीट के लिखना है तो आप लिख दो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये क्या है? डेमोक्रेसी। जब भी आप डिजायरेबल वाला वर्ड लिखोगे तो आपके पास कम से कम ये 3 पॉइंट होने चाहिए। कम से कम बच्चों ये 3 पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं। मैंने आपको सिर्फ एक वर्ड में लिख दिया है, आप इन्हीं वर्ड को थोड़ा एक्सटेंड कर देना। कैसे एक्सटेंड करोगे पहले वर्ड को? इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इट इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज वाई शेयरिंग ऑफ पावर इज डिजायरेबल। एक दो एग्जाम्पल देना चाहो तो आप एक दो एग्जाम्पल दे सकते हो।
अच्छे अच्छे वर्ड यूज कर देना उसमें कि ये क्या करेगा भाई, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाएगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ाएगा तो यूनिटी ऑफ नेशन इंश्योर रहेगी। अच्छे अच्छे वर्ड एक दो और यूज कर दो। तो फाइनली मैंने जितना पढ़ा है उसमें बस मैंने अभी तक सिर्फ ये पढ़ा है बच्चों, ठीक है। हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन सिर्फ हमने इतना पढ़ा है। 40 मिनट आज भी हो गए हैं तो 3 दिन ही मान लो उसे। लेकिन जितना हमने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा है बच्चों वो बहुत कॉन्क्रीट है, वो आप कभी नहीं भूलोगे। ये बात मैं आपको बता रहा हूं कि आप 40 साल बाद भी आपसे पूछा जाएगा ना ये वाली चीज, तो आप बता दोगे 40 साल बाद भी कि हाँ, शेयरिंग ऑफ पावर बहुत जरूरी चीज है। और आपका जो जीएस का डर है ना बच्चों, जनरल स्टडीज जो है उसमें आपका जो मन नहीं लगता या डर लगता है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, वो डर भी आपका खत्म हो जाएगा, आप देखना। चलो बच्चों अब आगे देख रहे हैं। हमने ये तो देख लिया कि क्यों जरूरी है, अब मैं बात करूंगा कैसे, हाउ। सबसे पहले मैंने क्या क्वेश्चन पढ़ा था, वाई। क्या क्वेश्चन पढ़ा था, वाई। वाई पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड, वाई पावर शेयरिंग इज नीडेड। अब अगला क्वेश्चन है हाउ पावर शेयरिंग इज डन। पावर शेयरिंग होती कैसे है, कैसे करूं पावर शेयरिंग, तो इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब इसमें एक आपने हालांकि इसमें नहीं पढ़ा लेकिन आप फिर भी जानते हो, एक आपने देखा सेंटर और स्टेट के बीच में पावर शेयर हो गई थी, सेंटर और रीजन के बीच में पावर शेयर हो गई थी। बच्चों जानते हो आप या नहीं जानते हो ये वाली चीज? हाँ भैया। ठीक है चलो, फिर आप देखोगे सेंटर में भी दो तीन जगह पावर शेयर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। ये भी आप कहीं ना कहीं जानते हो। तो ये ना देखो आपको वेगली बता रहा हूं, किताब पढ़ने से बस क्या होगा, चीज जो हम जानते हैं ना उसी चीज को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझ लेते हैं। 10th क्लास में आप लोगों को थोड़ी जानकारी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होगे ना, जैसे मान लो आप 25-26 साल के हो गए, आपने कुछ भी ना पढ़ा हो फिर भी आपको सारी चीजें ना वो पता तो रहेंगी, बस आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे जो होता है ना बच्चों, एक तरीके वाले वे में, उस तरह से पता नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूं, एक बिना पढ़ा हुआ व्यक्ति भी ना पैसे का हिसाब किताब रख सकता है, उसको रखना आता है पैसे का हिसाब किताब, क्योंकि इतना लोग सीख ही जाते हैं अपने आसपास में देख के। लेकिन क्या तरीके से वो पैसे का हिसाब रख पाएगा? आप उससे बोलो कि भाई कितना ग्रो कर जाएगा मेरा, ऐसे इन्वेस्ट करूंगा तो बैंक में डालूंगा तो कितना % का फायदा होगा, लाभ होगा, खानी होगी, ऐसे नहीं बता पाएगा, स्ट्रक्चर वे में नहीं बता पाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो ये 10th क्लास हमें वो अपॉर्चुनिटी दे रही है कि हम जो आगे चीजें समझेंगे एक्सपीरियंस से, उस चीज को हम अभी स्ट्रक्चर्ड वे में समझ ले रहे हैं, ताकि जब हम अपने आसपास उन चीजों को ऑब्जर्व करें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आए वो। चलो बच्चों, तो idea of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power। देखो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का पोजीशन हुआ, पहले कौन थे? राजा महाराजा थे। राजा महाराजा अपने पास सारी पावर इकट्ठा करके रखते होंगे, गवर्न किस पे कर रहे हैं? लोगों पे। फिर धीरे धीरे लोगों को जब अपनी समझ पड़ेगी तो बोलेंगे नहीं नहीं यार, कुछ चीजें तो हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अब देखना फ्रांस की क्रांति कर देंगे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन कर देंगे लोग, लुई 16 चलो, तो फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव दैट ऑल पावर ऑफ ए गवर्नमेंट मस्ट रिजाइड इन वन पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। पहले क्या था? पहले बच्चों डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप चलती थी। डिवाइन थ्योरी मतलब हर कंट्री में ऐसा ही चला है, राजा जो है वो ही भैया डिवाइन है। डिवाइन मतलब समझते हो, एकदम असीम पावर, जिसके पास मतलब भगवान से, ये तो स्वर्ग से उतरा है, ऐसे समझ लो बिल्कुल। तो सारी पावर राजा के पास में होनी चाहिए, और पहले शायद राजा अच्छे होते भी होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन जब राजाओं ने गड़बड़ करनी शुरू की होगी और लोग थोड़े जागरूक हुए होंगे तब उनको समझ आया होगा नहीं नहीं यार ये बात तो सही नहीं है। तो ये वाली चीज हम जल्दी से पार कर दे रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज आपको पता है। तो फॉर ए लॉन्ग टाइम ऐसा माना जाता था कि ऑल पावर ऑफ ए गवर्नमेंट जो है वो एक ही पर्सन में होनी चाहिए, एक ही जगह पर। अगर इस पावर को हम डिवाइड कर देंगे, डिस्पर्स कर देंगे, तो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे और ना ही उन डिसीजन को जल्दी से हम इन्फोर्स करा पाएंगे। बात सही है। अगर पावर एक जगह होगी तो डिसीजन क्विक होगा, अगर पावर ज्यादा जगह होगी तो डिसीजन लेने में समय तो लगेगा, लेकिन जो डिसीजन लिया जाएगा वो डिसीजन बहुत अच्छा होगा। और अगर अच्छा नहीं हुआ तो एटलीस्ट लोग उस चीज के लिए तैयार रहेंगे कि हाँ भाई हम लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया था तो इसका वो भुगतेंगे भी हम ही, वो इस चीज के लिए रेडी रहेंगे एटलीस्ट।
बट दीज नोशन हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी इमर्ज हुई और ये वाला बिलीफ खत्म होता गया। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पावर, ये पीपल आर दी सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। डेमोक्रेसी में सारी पावर कहां से आती है? लोगों से। कहां से आती है सारी पावर का सोर्स? क्या है बच्चों डेमोक्रेसी में? सारी पावर कहां से आती है? लोगों से, पीपल से। प्यूपल से। ठीक है, पहले किंगशिप में ऐसा नहीं होता था। जो रजवाड़ा, जो राजाओं वाली जो पद्धति थी उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें सारी पावर आती थी ईश्वर से। सारी पावर ईश्वर की है और ईश्वर की पावर बस राजा एक्सरसाइज कर रहा है। राजा ने ईश्वर को भेजा है, ऐसा करके लोग बताते थे। ठीक है, सारी कंट्रीज में, नॉट ओनली इन इंडिया, मतलब इंडिया में तो है ही, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी कंट्री को। धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं ना सिस्टम, तो उस टाइम पे जैसी पद्धति रही होगी उसके अकॉर्डिंग वैसा, और अभी के अकॉर्डिंग ऐसा। तो डेमोक्रेसी जो आई, डेमोक्रेसी में सारी पॉलिटिकल पावर किसके पास होती है? लोगों के पास। तो इन ए डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। और जो लोग हैं, लोगों ने क्या किए हैं? कुछ इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं। लोगों ने क्या किए हैं बच्चों? कुछ इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं, कुछ संस्थाएं बना दी हैं। क्या बना दिए हैं? कुछ इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। उसके माध्यम से लोग रूल करेंगे। उसके माध्यम से लोग क्या करेंगे बच्चों? रूल करेंगे। कैसे रूल कर रहे हैं बच्चों? ये इन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन बना दिए। कैसे इंस्टीट्यूशन बना दिए? इन्होंने बना दिया भैया एक लेजिस्लेचर। हाँ, बता दो, मेरा पता नहीं कैसे हो गया। कुछ नहीं छूटा बेटा इसमें। अभी इसमें बस ये बता रहा हूं कि सारी पावर जो होती है पीपल में होती है, सारी पावर लोगों में होती है डेमोक्रेसी में। और डेमोक्रेसी में लोगों ने क्या किया है? कुछ इंस्टीट्यूशन बना दिए हैं। इंस्टीट्यूशन बनने से क्या है? वो उस इंस्टीट्यूशन की मदद से पावर को एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि इंडिया के केस में या डेमोक्रेसी के केस में वो इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। इस तरह से आप इंस्टीट्यूशन या ऑर्गन समझ सकते हो। इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड व्यू दैट एग्जिस्ट इन ए सोसाइटी। डेमोक्रेसी में हमेशा ध्यान दिया जाता है कि भाई जो भी मेरे डाइवर्स ग्रुप हैं, जो लोग हैं, डाइवर्स जो लोग हैं, ग्रुप हैं। लोग क्या हैं? कुछ लोग मिलके एक ग्रुप बना देंगे। मान लो हिंदी बोलने वाला एक ग्रुप है तो हिंदी स्पीकिंग ग्रुप हो गया। जर्मन बोलने वाला एक ग्रुप है, जर्मन स्पीकिंग ग्रुप हो गया। मान लो क्रिश्चियन को मानने वाले क्रिश्चियन ग्रुप हो गया, क्रिश्चियन रिलीजियस ग्रुप हो गया। तो इसमें क्या होता है? डेमोक्रेसी में जो डाइवर्स ग्रुप हैं उनके व्यू को ध्यान में रखा जाता है। और एवरीवन हैज ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो इसीलिए जो भी पब्लिक पॉलिसी बनेंगी वो सभी की वॉइस को ध्यान में रख के बनेंगी। लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो वॉइस है, उसको ध्यान में रख के पॉलिसीज बनती हैं। ये सब 9th क्लास का डेमोक्रेसी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Therefore it follow that in democracy political power should be distributed among as many citizens as possible। तो ये बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है मुझे। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर को क्या करना है बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म। लेट अस लुक एट मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट दैट वी विल कम अक्रॉस। तो बच्चों ये सारी चीज आपको समझाने के लिए बताई गई है। आप अगर इसको ना भी करोगे तब भी कोई बात नहीं है। इसमें बस ये बोला गया है कि यस, पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड। पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड इन डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज रिक्वायर्ड इन डेमोक्रेसी। ठीक है, अब ये जो है बच्चों मॉडर्न डेमोक्रेसी में कैसे कैसे पावर शेयर की गई है, ये मैं सोच रहा हूं कि मैं अगली क्लास में आपको बताता हूं। ठीक है, काफी समय हो गया है बोलते बोलते। ठीक है बच्चों, एक बार ये चैप्टर देख लेते हैं एक बार कितना और बचा है। तो ये पावर शेयरिंग बता देंगे आपको, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया है, बस सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। ये पावर शेयरिंग कर दी, पावर शेयरिंग हो गई। फिर ये एक्टिव, अरे वाह बहुत अच्छे। भाई तो बोला था भैया बस 4 टॉपिक। चलो तो फिर ऐसा करता हूं बच्चों, कल मॉर्निंग में एक क्लास ले लूं क्या आप लोगों की? ये चैप्टर खत्म कर दूं? नहीं भैया, क्लासेस हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस हैं संडे को। चलो ठीक है, फिर मैं चाहता हूं ज्यादा दिन का गैप ना हो, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया है ना, तो कल जाके खत्म कर दूं मैं। ठीक है, मैं शाम को एक टाइम बताऊंगा, अगर आप फ्री हो तो आप बता देना। ले लेना इसी टाइम भैया,
नहीं नहीं, इवनिंग में तो नहीं, फिर परसों ले लेंगे, चलो कोई बात नहीं। अभी तो आप लोगों के एग्जाम में टाइम है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमारा सिलेबस पीछे चल रहा है। टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है भैया। कब है एग्जाम? 2 तारीख। 2 तारीख को? तो 2 तारीख तक तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री कहाँ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी तब तक। 2 से 7 के बीच में डेट शीट आ जाएगी, 2 से 7 के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, फिर कल क्लास ले लेंगे, ठीक है, चलो ओके बेटे, गुड नाइट, बाय बाय। पढ़ना, इसको मजा आना चाहिए पढ़ने में अब। और जितने भी क्वेश्चन है सारे सोचने वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे सोचने वाले क्वेश्चन है। और मैंने आपको इतना बताया है ना कि आप अब सोच तो पाओगे, दैट इज फॉर श्योर। चलो बेटा, मिलते हैं कल फिर।